प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षा वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। देखो टन 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 घंटी बज गई और हम फिर से हाजिर हैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उन्हीं का मनपसंद कार्यक्रम शिक्षा वाणी लेकर। और प्यारे बच्चों, आज शिक्षा वाणी का सफर आप तय करेंगे आपकी अपनी समता दीदी के साथ। प्यारे बच्चों, हमें तो आप सभी का इंतजार रहता है और हमें पता है हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जो हमें सुनते हैं ना, उन्हें भी तो इंतजार रहता है। तो भाई आज हम लेकर आए हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम में आपके लिए ढेर सारा मनोरंजन है, ज्ञानवर्धक कहानियां हैं, पाठ हैं। तो चलो मैं बताऊं आज क्या क्या है आप हमारी शिक्षा वाणी कार्यक्रम में खास। आज सबसे पहले प्यारे बच्चे सुनेंगे मीना की कहानी, और मीना की कहानी में जो हमारा विषय है ना, वो है दोस्ती का रहस्य। और उसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थी तैयार हो जाएं। जी हाँ, कक्षा 8 के विद्यार्थी विषय संस्कृत रुचिरा से पाठ 1 सुनेंगे, सुभाषितानी। जी हाँ बच्चों, और आज की जो हमारी अध्यापिका है ना, वो होंगी संज्ञा शर्मा, और इस पाठ की जो समीक्षा की है वो है नेहा पालीवाल। और भाई उसके बाद हमारे कक्षा 12 के बच्चे तैयार रहें। विषय रहेगा अंग्रेजी पाठ 2, और हमारा जो पाठ है वो है लोस्ट स्प्रिंग। इस पाठ की प्रस्तुति लेकर आएंगी वो है नीरज महाराजा, और इस पाठ की जो समीक्षा की है वो है मंजुषा यादव। प्यारे बच्चों, दोस्ती हमारे जीवन में अहम स्थान रखती है ना। पे दोस्त तो सभी को पसंद होते हैं ना, और जब वो दूर हो जाते हैं तो जीवन सूना सूना लगने लगता है ना। और भाई प्यारे बच्चों, ये रिश्ता ऐसा है जो हम खुद बनाते हैं। बचपन में हम इस दोस्ती को खूब एंजॉय करते हैं। तो दोस्ती के भी कई रहस्य होते हैं। अब दोस्ती के रहस्य क्या हैं और कैसे कोई सच्चा दोस्त बन सकता है, ये सब जानेंगे हम मीना की कहानी में। जी हाँ, मीना की कहानी में आज का हमारा जो विषय है दोस्ती का रहस्य। फिर चले बिना देरी के सुने आज मीना कौन सी शिक्षा देने वाली है हमें। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और चलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और चलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर है अपनी मीना। और बैट्समैन अगली गेंद खेलने को तैयार। पवेलियन शोर से बॉलर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, और इसी के साथ शानदार चौका। अरे माफ करना बच्चों, और क्या करूं, इतना जबरदस्त मैच चल रहा था, और आप सब तो जानते ही हो मुझे क्रिकेट का कितना शौक है, बिल्कुल मीना और उसके दोस्तों की तरह। तो चले देखें मीना और दीपू अपनी अपनी टीम के खिलाड़ी कैसे चुन रहे हैं। सुनील, मैंने लिया सोमा को। मेरी टीम में होगी रीना। मैं लेता हूँ गोलू को। बिंदिया, अभी तक तो मीना और दीपू की टीम में बराबरी की टक्कर थी, लेकिन अब मुश्किल आने वाली है। वो कैसे रानो? क्योंकि अब खिलाड़ी चुनने की बारी है मीना की, और बचे हैं सिर्फ कृष्णा और पाशा भैया। लेकिन रानू, कृष्णा तो ठीक से चल भी नहीं पाता, वो क्रिकेट कैसे खेलेगा? याद नहीं सोमा, बहन जी ने कहा था कि हर बच्चे को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है। हाँ, कहा तो था। गोलू, फिर तो मीना को पाशा भैया को ही चुनना चाहिए, नहीं तो हमारी टीम हार जाएगी। मैं मीना से बोल के आती हूँ। मीना, पाशा भैया बोलो। लेकिन सोमा, कृष्णा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मगर कृष्णा तो चलो
बच्चों, छुट्टी हो गई। बाकी का काम कल पूरा करेंगे। पूरा करेंगे, अभी घर चलेंगे। लो भाई, मीना को एक दिन का समय और मिल गया। उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। और फिर शाम को जब मीना चौपाल की तरफ जा रही थी तो अरे कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, पत्थर फेंक के निशाना लगा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? तुम्हारे साथ खेलो, पत्थर हाथ में ले लो। हाँ मीना, जरूर खेलो। वो सामने पेड़ पर गोला बना हुआ है ना, बस यहाँ खड़े होके उसके बीच में पत्थर मारना है। पहले तुम निशाना लगाओ। ये मैंने उठाया पत्थर और लगाया निशाना। अरे वाह कृष्णा, तुम्हारा पत्थर तो बिल्कुल गोले के बीचों बीच जाके लगा। मीना, मीना। अरे राजू, मीना, जल्दी चलो, घर पे मेहमान आ भी गए होंगे। अरे हाँ, खेल खेल में मैं तो भूल ही गई थी। कृष्णा, तुम भी हमारे साथ चलो ना, हमारे खास मेहमान से मिलने। माँ कह रही थी हमारे गांव में जो नया पुस्तकालय बन रहा है ना, उसकी नींव रखने के लिए सरपंच जी ने उन्हें बुलाया है। चलो ना कृष्णा। नहीं मीना, मुझे घर जाना है, वरना माँ चिंता करेंगी। हम कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ, लो भाई, मीना और राजू तेजी से दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुँचे। अरे कहाँ थे तुम दोनों? चलो पहले हाथ मुंह धो लो, फिर मिलना अपने संजय भैया से। माँ, लेकिन वो हमारे घर क्यों आए हैं? संजय भैया तुम्हारे बाबा के बचपन के दोस्त हैं, और पता है वो एक जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। सच में माँ? हाँ बच्चों, सच में। लो जी, हाथ मुंह धो के मीना और राजू अंदर कमरे में पहुँचे। मीना के पिताजी ने संजय को बच्चों से मिलवाया, लेकिन अरे ये क्या? संजय बाबू को नमस्ते करने के बाद राजू ने ये क्या कह दिया? मीना, ये क्रिकेट कैसे खेलते होंगे? ये तो देख ही नहीं सकते। राजू, अरे नहीं नहीं भाई साहब, डांटिए मत। राजू बेटा, तुमने ठीक कहा। मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ। हम कुछ समझे नहीं चाचा जी। मैं समझाता हूँ। बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो इसी गांव में तुम्हारे बाबूजी के साथ पढ़ता था। पढ़ता भी था और खूब क्रिकेट भी खेलता था। और संजय, याद है, तुम तो हर बॉल पे छक्के पे छक्का लगाते थे। सच पिताजी? हाँ मीना, हमारी दोस्ती के पीछे भी एक रहस्य है, क्यों संजय? वो क्या बाबूजी, बताइए ना। मैं बताता हूँ। मैं 10 साल का था जब एक दिन एक दुर्घटना में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मुझे लगा मेरा जीवन यहीं खत्म हो गया। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ये सोच के होता था कि अब मैं क्रिकेट कभी नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन हमारी टीचर बहन जी भी बहुत समझदार थी, याद है ना संजय? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। आपकी बहन जी ने क्या किया था चाचा जी? एक दिन बहन जी तुम्हारे बाबूजी को लेकर मेरे घर आ गईं और बोली, संजय देख नहीं सकते हो तो क्या हुआ, सुन तो सकते हो। याद आया भाई साहब? सब याद है संजय। टीचर बहन जी के हाथ में छनकने वाली बॉल थी। छनकने वाली बॉल? हाँ, एक खास तरह की बॉल जिसके अंदर बॉल बियरिंग भरे होते हैं, जो बॉल उछालने पर घुंघरुओं की तरह छनकते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वो छनकने वाली बॉल मेरी तरफ उछाली और तेज आवाज में बोली, संजय पकड़ो। मीना बेटी, संजय जहाँ बैठा था वहीं से बिना सोचे समझे लपका और यूं बॉल को कैच किया जैसे वो दुर्घटना के पहले किया करता था। बस उसी समय टीचर बहन जी ने संजय को चेतावनी दे डाली। बोली, अकेले कमरे में बैठना है तो बैठो, और अगर मैदान में क्रिकेट खेलना है तो चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ, हाथ में लेके हाथ। फिर मैं तब भी हिचकिचाया, तो उन्होंने प्यार से नेत्रहीन क्रिकेट के बारे में समझाया। बताया कि इस क्रिकेट में लिए हम एक रनर भी रख लेते थे। रनर? जो संजय की जगह रन लेने के लिए दौड़ सके। मीना और राजू को अपने संजय चाचा की बातें सुन के बड़ा मजा आया। और अगले दिन सुबह स्कूल में सब सांस रोके मीना के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मीना, तुम कृष्णा और पाशा के बीच किसे चुनोगी? मैं चुनूंगी कृष्णा को। ये क्या किया मीना ने? नहीं मीना,
हम हार जाएंगे। मीना, मैच का क्या होगा? कृष्णा तो तेज दौड़ भी नहीं सकता। हम रनर रख लेंगे सुनील। कृष्णा तेज दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ? पता है उसका निशाना कितना तेज है? विकेटों पर सीधा बॉल मारेगा। सीधा बॉल मारेगा, सामने वाला हारेगा। मीना ठीक कह रही है सुमी। अगर हम जाति के आधार पर या शारीरिक कमियों के आधार पर किसी को छोटा बड़ा ना समझें और सबको अपने साथ शामिल करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। हम सबको जरूरत होती है बस एक मौके की, खुद पर विश्वास की, दोस्तों के सहयोग की और रोजाना अभ्यास की। अगर तुम सब भी कृष्णा के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए मेहनत करोगे तो जीत जरूर तुम्हारी होगी। जीत जरूर तुम्हारी होगी जब पूरी तैयारी होगी। वाह, क्या बात कही बहन जी ने। क्यों बच्चों, सही लगा ना मीना का फैसला? अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। जैसे इज्जत देते बच्चे टीचर को हर बार, टीचर को भी चाहिए देना हर बच्चे को प्यार। वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू सबने ली अंगड़ाई, स्कूल की घंटी बज गई मेरे भाई। सुबह हो गई जल्दी जागो, नहा के धोके स्कूल को भागो, दोस्त मिलेंगे मजे करेंगे, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। सुबह हो गई जल्दी जागो, नहा के धोके स्कूल को भागो, दोस्त मिलेंगे मजे करेंगे, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। क्या किया कल स्कूल में सबने, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया? कल तो मैंने सीखी एक पहेली, नहीं बनाई मैंने एक सहेली। हमको था कागज का शेर बनाना, मेरी बहन जी ने सिखलाया गाना। गाना? कौन सा गाना? यही तो। सुबह हो गई जल्दी जागो, नहा के धोके स्कूल को भागो, दोस्त मिलेंगे मजे करेंगे, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। क्या किया कल स्कूल में सबने, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया? हमने तो मैदान में दौड़ लगाई, हम सबने तो की कल खूब पढ़ाई, हम सबने कल साथ में खाया खाना और हम सबने क्लास में गाया गाना। गाना क्लास में? कौन सा गाना? यही तो। सुबह हो गई जल्दी जागो, नहा के धोके स्कूल को भागो, दोस्त मिलेंगे मजे करेंगे, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। सुबह हो गई जल्दी जागो, नहा के धोके स्कूल को भागो, दोस्त मिलेंगे मजे करेंगे, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज फिर से खेलते हैं नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आपको एक और अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। आज का अक्षर है भ। सबसे पहले बताओ, भ से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। भीमसेन जोशी। सही जवाब मीना। और पंडित भीमसेन जोशी कौन है? हमारे देश के एक शास्त्रीय गायक। बिल्कुल ठीक। दीपू, अब तुम भ से किसी जगह का नाम बताओ। भिलाई, जहाँ इस्पात का बहुत बड़ा कारखाना है। शाबाश। बच्चों, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। मेरे चाचा जी वहाँ काम करते हैं। शाबाश दीपू। रानो, अब तुम भ से किसी जानवर का नाम बताओ। भालू। हाँ, और भालू जहाँ बकरी और भेड़ जैसे जानवरों का शिकार करके खाता है, वहीं भालू मूंगफली भी बड़े शौक से खाता है। सुनील, अब तुम बताओ, भ से किसी वस्तु का नाम। भाला। शाबाश सुनील। बच्चों, पता है पुराने जमाने में लोग जानवरों का शिकार भाले से ही किया करते थे और आज ओलंपिक्स जैसे कई खेलों में भी भाला फेंकने की प्रतियोगिता होती है। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी।
तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, कल मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। प्यारे बच्चे भी सुन रहे थे मीना की कहानी, दोस्ती का रहस्य। अब बढ़ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट्स की ओर। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 के लिए संस्कृत पाठ होगा सुभाषितानी। आइए आप ही को ले चलते हैं कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षावाणी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी संस्कृत गुरु संज्ञा शर्मा। सुप्रभातम। आइए आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ है सुभाषितानी का अध्ययन करते हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम पाठ को आरंभ करें, हम ये जानते हैं कि आखिर सुभाषितानी से क्या तात्पर्य है, क्योंकि यह कौतूहल आपके मन में भी जरूर होगा। बच्चों, किसी भी कठिन शब्द को समझने से पहले हमें उसका संधि विच्छेद करके अर्थ जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं सुभाषित शब्द का संधि विच्छेद। सुधन, भाषित, इन दोनों शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन। और अगर हम बात करें सुभाषितानी की, तो सुंदर मधुर वचनों की वाणी सुभाषितानी कहलाई। ज्ञान का विस्तार करके हम यह भी जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में यह श्लोक कहाँ से संग्रहित किए हैं। सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आइए पाठ आरंभ करते हैं और श्लोक को सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। गुणा गुणेज्ञिषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादतोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। किसी भी श्लोक को समझने से पहले हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि हम उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। तो आइए जानते हैं। गुणा अर्थात सद्गुण, गुणेषु गुणियों में गुणी, भवन्ति अर्थात होते हैं, ते वे, निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति, प्राप्य प्राप्त करके, दोषा अर्थात अवगुण, सुस्वादतोया यानी स्वादिष्ट जल वाली, नद्ये नदियां, प्रभवंती निकलती हैं, समुद्रम समुद्र में, असाध्य पहुंचकर या मिलकर, तानद्य वे नदियां, अपेया यानी पीने योग्य जिसका जल नहीं होता, भवंती होती हैं। आइए इन कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ जानने के बाद हम इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करते हैं। गुणा गुणेज्ञिषु गुणा भवन्ति अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, किंतु वे सद्गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि अगर एक गुणवान व्यक्ति अवगुणी व्यक्ति की संगत करता है तो वह भी अवगुणी बन जाता है। जैसे कि सुस्वाद और मधुर जल वाली नदियां, जिनका जल बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, किंतु समुद्र की संगति करके, यानी जब नदियों का जल समुद्र में जाके गिरता है, उस स्थिति में वह जो जल मीठा, सुस्वादिष्ट, मधुर था, अब पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसी संगति रहिए तैसो ही फल दीन, अर्थात हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें हमेशा अच्छी संगत का ही चयन करना चाहिए। आइए अब हम इस श्लोक में आए व्याकरण पक्ष को भी जान लेते हैं। इस श्लोक में एक शब्द क्रियापद आया था, भवंती।
इस शब्द में भू धातु का प्रयोग हुआ है, वचन बहुवचन है और लकार लट लकार है। गुणेक्षु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक और शब्द है जिसका हम संधि विच्छेद करके जानते हैं, समुद्रम आसाद्य। तो आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं। समुद्रम धन आसाद्य। प्रभवंती में उपसर्ग प्रउपसर्ग है, बहुवचन है और लट लकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमने बहुत अच्छी तरह से श्लोक का अर्थ और इसमें आए कठिन पदों का अध्ययन कर लिया। आइए अब हम श्लोक नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादानपि जीवमाने तद भागदेयम परम पशुनाम। चलिए इस श्लोक के कठिन शब्द के अर्थों को हम जान लेते हैं ताकि पूरे श्लोक का अर्थ ग्रहण करना आसान हो जाएगा। साहित्य अर्थात हमारा समस्त वाङ्मय या हमारा सत्साहित्य जो लिखा गया है। कलाएं अर्थात समस्त 64 कलाएं। और संगीत से तात्पर्य है जो सप्त सुरों में ढला हुआ संगीत है। पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित, पशुनाम यानी पशुओं का, भागदेयम सौभाग्य, अस्ति अर्थात है, तृणम से तात्पर्य है घास, खादान खाता हुआ, अपि अर्थात भी और जीव माने जीवित। तो बच्चों ये थे कठिन शब्द और इससे लगभग हमारा हिंदू अनुवाद जो है वो स्पष्ट हो गया है कि साहित्य कला संगीत अर्थात हमारा समस्त धार्मिक व विभिन्न विधाओं में लिखा गया साहित्य एवं 64 कलाओं में से कोई भी एक कला व सप्त सुरों से युक्त संगीत, इन तीनों चीजों से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग से रहित, क्योंकि ये पूंछ और सींग जो लक्षण हैं वो पशुओं के हैं। पर यद्यपि उसके सींग और पूंछ नहीं है, पर उसका जो आचरण है, उसका जो जीवन है वो पशुवत है, अतः पशु ही कहलाएगा। यद्यपि ऐसा इंसान तृण यानी घास का नहीं खाता और नहीं खाता तो पशुओं के लिए ये सौभाग्य की बात है। अन्यथा अगर इंसान घास खाता तो पशु क्या खाते। अतः मनुष्य का जो आचरण है वो जीवन में खाना पीना सोना पशुवत नहीं होना चाहिए। सत साहित्य को पढ़ना जानना, विभिन्न कलाओं में निपुण होना व संगीत को सुनना भी हमें पशुओं से भिन्न बनाता है। तो बच्चों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आचरण को सत साहित्य संगीत कला और विभिन्न आपके विद्यालय में जो पाठ्य सहगामी गतिविधि होती हैं उनमें भी भाग लेना चाहिए ताकि हम हमारी प्रतिभा को प्रखर कर सकें। आइए इस श्लोक में आए कुछ शब्दों को हम संधि विच्छेद और व्याकरण की दृष्टि से जानने का प्रयास करते हैं। विषाणहीन का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो विषाण धनहीन होगा। एक और शब्द है पशु नाम, इसमें हमें विभक्ति देखनी होगी कि कौन सी आती है और वचन भी। तो बच्चों इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वचन है बहुवचन। इस प्रकार जहाँ संस्कृत से हम हिंदी का अनुवाद करके श्लोक का अर्थ जानते हैं, वहीं हमने इसमें आए व्याकरण पद को भी जाना। आइए अब हम श्लोक नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इसका आदर्श वाचन करते हैं। आप हमारे साथ साथ इसका अनुकरण वाचन करें। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमुख सचिवस्य नराधिपस्य। फिर से हम वही प्रयास करते हैं कि इस श्लोक में आए शब्दों को विच्छेद करते हुए कठिन शब्दों को हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं ताकि श्लोकों का अनुवाद जो है हिंदी में वो बहुत सरल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये कहेंगे कि श्लोकों का जो उच्चारण आप करेंगे वो उच्च ध्वनि में करें ताकि आपको संस्कृत भाषा को पढ़ने का भी अभ्यास होगा। और ये कहा जाता है कि अभ्यास से हर भाषा को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो पहला शब्द था लुब्धस्य। लुब्धस्य से तात्पर्य है लोभी व्यक्ति और यश यानी कीर्ति, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर। बच्चों आपकी कक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीठ पीछे शिक्षक से आपकी बुराई करते होंगे, बाकी बच्चों से आपकी कमियों को पीछे से बोलते होंगे। ऐसे व्यक्ति को चुगलखोर कहते हैं। और मैत्री से तात्पर्य है मित्रता, दोस्ती। नष्ट क्रिया से तात्पर्य है जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, यानी निष्क्रिय इंसान जो किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेता।
और व्यसनिनों यानी बुरी आदतें जिन्हें बुरी लत पड़ गई हैं। विद्याफलम यानी विद्या का फल। कृपणस्य यानी कंजूस जिसके पास धन तो है पर खर्च नहीं करता। सौख्यम अर्थात सुख। और प्रमत्तः यानी प्रमाद से युक्त, आलस्य से युक्त। और नराधिपस्य यानी राजा का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। आइए इन कठिन शब्दों को संयोजित करके उक्त श्लोक का हिंदी में अनुवाद जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति, नश्यति उसका यश नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है क्योंकि वह किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए धन व्यय नहीं करता। और जो चुगलखोर हैं उनकी मित्रता समाप्त हो जाती है क्योंकि जब हम अपने मित्रों की चुगली करेंगे तो बताइए मित्रता कैसे रहेगी। जो क्रियाशील व्यक्ति नहीं रहता अर्थात मेहनत नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य यानी धन को अधिक महत्व देने वाला स्वार्थी व्यक्ति का धर्म और बुरी आदतों वालों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस यानी कृपण व्यक्ति का सुख नष्ट होता है क्योंकि वो धन स्वयं पर खर्च नहीं करता, तो बताइए वो सुख की प्राप्ति कैसे करेगा। और आलस्य से जो युक्त हैं ऐसे सचिव, जिस राजा के सचिव आलस्य या प्रमाद से युक्त हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है क्योंकि वो राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से हमें बुरी आदतें जैसे दूसरों की चुगली करना, आलस्य करना, व्यसन को पालना इत्यादि से दूर रहने की शिक्षा मिलती है। नहीं तो हमारे जीवन को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपने इस श्लोक में एक शब्द पढ़ा, विद्याफल। आइए इसकी संधि विच्छेद करते हैं। इसका विच्छेद होगा विद्याया धन फलम। एक और शब्द है नश्यति, जिसमें नश धातु का प्रयोग हुआ है। वचन है एक वचन और पुरुष प्रथम पुरुष है और लकार लट लकार यानी वर्तमान काल। नष्ट क्रियस्य शब्द को अगर हम देखें तो उसमें विभक्ति होगी षष्ठी और वचन एक होगा। तो ये था इस श्लोक के व्याकरण का समाधान। आइए हम फिर से बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की तरफ और आनंद लेते हैं सुभाषितानि प्रथमे पाठे का। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येम मधुमक्षिकासो संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम शुत्वा वचे मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। बच्चों, मधुमक्षिका तो आप बहुत आसानी से जानते होंगे, या फिर हम आपसे पूछें कि शहद का निर्माण कौन करता है तो आपको उत्तर मिलेगा मधुमक्खी। तो मधुमक्षिका से तात्पर्य है मधुमक्खी। कटुकम अर्थात कड़वे रस को, पित्वा पीकर, मधुरम समानम मधुर के समान, माधुर्यम मधुरता यानी शहद का निर्माण करती है, जन्येत यानी उत्पन्न करती है या पैदा करती है, संतय सज्जन व्यक्ति, समसज्जन यानी सज्जनों के समान, दुर्जना नाम दुष्टों के व्यवहार, और वचय से मतलब है वचन, शुत्वा अर्थात सुनकर। यह हमने 2 शब्द देखे हैं, पित्वा व शुत्वा। थोड़े से भिन्न लगते हैं, तो हम इसमें व्याकरणिक पक्ष से अगर इसका अध्ययन करें तो इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ करके के अर्थ में होता है। जैसे पित्वा अर्थात पीकर और शुत्वा का अर्थ है सुनकर, और धातु का प्रयोग पा धातु का प्रयोग हुआ है। एक और शब्द है सृजनति। आपने पिछली कक्षा में रूप पढ़े होंगे लट लकार के, पठती पठतः पठन्ति। वर्तमान काल में लट लकार में ठीक वैसे ही इसमें सृज धातु के साथ बहुवचन व प्रथम पुरुष में सृजन्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, कठिन शब्दों के सहयोग से हमने जानने की कोशिश की। आइए इस श्लोक का हम सरलाट जानने की कोशिश करते हैं। मधुमक्षिका का अर्थ आपको हमने बताया था मधुमक्खी, और आपने तो मधुमक्खी को जरूर देखा होगा कि फूलों से रस को एकत्रित करती है और शहद का निर्माण करती है। तो जब मधुमक्खी कड़वे रस को मधुर के समान पीकर शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार दुष्टों के वचनों को सज्जन लोग सज्जन के समान सुनकर मधुर सुक्ति के रूप में रस का निर्माण करते हैं। इससे बच्चों हमें एक शिक्षा मिलती है कि कुछ परिस्थितियों में हमें मधुमक्खी का जैसा आचरण जीवन में करना चाहिए। बुरी परिस्थितियों में अगर कभी दुष्टों से सामना हो भी जाए तब भी हम उनकी कटु वचनों को सुनकर भी मधुर की श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि संत और सज्जन व्यक्ति का यही गुण माना जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खी
कटु रस को लेकर भी मधुर शहद को उत्पन्न करती है। हमें लग रहा है कि आप इन श्लोकों को पढ़कर बहुत आनंदित हो रहे होंगे, वहीं आपके लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। आइए अगला श्लोक 5वां उसको पढ़ते हैं आप ही की पुस्तक से, सुभाषितानी पाठ से। विहाय पौरुषम यो हि देव अवलंबते प्रसाद सिंहवत्त तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। बच्चों, आपको भी हमारे साथ इन श्लोकों का अनुकरण वाचन करना चाहिए ताकि हमें संस्कृत पढ़ने का, संस्कृत भाषा का अभ्यास आएगा। तो आइए कठिन शब्द जानते हैं। विहाय से तात्पर्य है एक तरफ छोड़कर, पौरुषम अपनी ताकत और साहस, दैवम अर्थात नियति या भाग्य, एव यानी इसके स्थान पर, अवलंबते यानी निर्भर करता है, प्रासाद एक बड़ा महल, सिंहवत यानी शेर के समान, मूर्धन्य यानी सिर पर, तिष्ठन्ति बसेरा करते हैं या रहते हैं, वायसा अर्थात कौवे। कौवों से तो आप परिचित हैं और शेर से भी परिचित हैं। इनकी भाषा से, इनकी दहाड़ से, इनकी ध्वनियों से भी हम पहचानते हैं कि ये कौन से पशु और पक्षी हैं। चलिए शब्दों से, संस्कृत में कठिन शब्दों से हिंदी के अर्थ को जानते हुए अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। जो मनुष्य अपनी शक्ति, पुरुषार्थ, प्रयासों को, कार्य को पूर्ण करने के लिए साहस पर भरोसा करने के स्थान पर नियति अर्थात भाग्य पर निर्भर रहता है, वह व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति बड़े महल के दरवाजे पे रखी हुई उस शेर की मूर्ति के समान होता है जिसके सर पर कौवे बसेरा बना लेते हैं, अर्थात उससे कोई भी भयभीत नहीं होता। देखिए बच्चों, कितना सुंदर श्लोक है। कितने अच्छे उदाहरण द्वारा हमें प्रेरणा दी गई है कि अगर हम शक्तिवान, सामर्थ्यवान हैं, पुरुषार्थ से युक्त हैं, फिर भी क्रियाशील नहीं हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं और भाग्यवादी होकर भाग्य पे भरोसा करके हम एक और बैठे हैं, तो शेर की तरह शक्तिशाली प्राणी का प्रतीक होते हुए भी तुच्छ सा कौवा, छोटा सा पक्षी उसके सिर पर राज कर लेता है। तो बच्चों, सुभाषितानी से श्लोकों का अनुवाद हमने पढ़ा, व्याकरण पक्ष को समझने की कोशिश की। तो हम कुछ पढ़ाए गए अंशों से पुनरावृत्ति कार्य करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपने क्या सीखा। तो चलिए हम आपसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास होगी ही, तो हम एक छोटा सा प्रश्न अगर आपसे पूछें तो इसका उत्तर हमें लगता है आप बहुत आसानी से दे पाएंगे कि कस्य यशः नश्यति, अर्थात किसका यश नष्ट हो जाता है। प्रश्न दूसरा है, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। दोनों ही श्लोक हमने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं और हम चाहेंगे कि आप इसका सही सकारात्मक उत्तर दे पाएंगे। और कुछ कठिन शब्द जो हमने आपको पढ़ाए थे उसमें एक शब्द था कृपण। कृपण हम किसको कहते हैं? कंजूस को। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। पूंछ संस्कृत में क्या कहलाती है? प्रच्छय। इस तरह से छोटी छोटी सी चीजें अगर हमने एकाग्रता से अध्ययन किया होगा तो कठिन प्रश्नों का उत्तर भी हम आसानी से दे सकते हैं और सरल प्रश्नों का उत्तर तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन निर्भर इस बात पे करता है कि हम कितना इसका अभ्यास करते हैं। और अगर आप इन श्लोकों का अभ्यास भी करेंगे तो परीक्षोपयोगी भी होगा और बाल सभा में खड़े होकर आप इन श्लोकों को कंठस्थ करके सुना भी सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुधान। अभ्यास के द्वारा हम किसी भी कार्य की पूर्णता तक निखर कर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने रुचिरा पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ सुभाषितानी का अध्ययन किया और विभिन्न नीतिपरक और ज्ञानवर्धक श्लोकों का अध्ययन किया जो हमारे जीवन में छिपे दुर्गुणों को उदाहरण के माध्यम से दूर करते हैं, साथ में हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि कौन सी गलतियां हमें जीवन में सफलता से पीछे रख सकती हैं, क्या उचित है क्या अनुचित, और अगर अनुचित कार्य किया भी गया है तो उनके परिणाम क्या होंगी। हमें आशा है कि आप इन श्लोकों को अपने जीवन में अपनाएंगे और सफलता के सोपान पार करते चले जाएंगे। अगले कार्यक्रम में संस्कृत विषय के साथ अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, व्याकरण का पक्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपकी संस्कृत गुरु संज्ञा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ये आलेख और प्रस्तुति
संज्ञा शर्मा जी की थी, जिन्होंने आपको बखूबी पढ़ाया। आइए अब चलें कक्षा 12 में अंग्रेजी पाठ के लिए। पाठ का नाम लॉस्ट स्प्रिंग और आपके जो आज के अध्यापक हैं नीरज महाराजा। चलें कक्षा में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 की कोर्स बुक फ्लेमिंगो के लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने आपके आसपास कई बार ऐसे बच्चों को कचरे के ढेर में कुछ ढूंढते हुए देखा होगा या छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते हुए देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे ही बच्चों की कहानी को एंजॉय करेंगे। आज के इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके लेखक के बारे में भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग लेसन की राइटर अनीस जंग है, जो एक फेमस राइटर रही है, जिनकी स्टोरी आर्टिकल्स देश विदेश में पब्लिश हो चुके हैं। लॉस्ट स्प्रिंग भी उन्हीं में से एक है, जिसको उनकी बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। तो बच्चों, ये हमारे लेसन की राइटर। अब हम लॉस्ट स्प्रिंग कहानी के बारे में जानेंगे। थीम ऑफ द स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को राइटर ने 2 पार्ट और 2 स्टोरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज समटाइम आई फाइंड a rupees in the garbage. सेकंड इज आई वांट टू ड्राइव ए कार। दोनों स्टोरी के कैरेक्टर्स अलग अलग है, बट थीम कॉमन है। फर्स्ट थीम इज पुअर्टी या गरीबी, सेकंड थीम इज चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी। बच्चों, अगर लेसन के टाइटल को देखें, लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग जो कि बसंत का महीना कहलाता है, जिसमें प्रकृति ने नए नए फूल खिलते हैं, वातावरण में भी प्योर और फ्रेशनेस होती है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में चाइल्डहुड इज अ लाइक ए स्प्रिंग। लेकिन गरीबी और भूख के कारण ऐसे वर्ग के बच्चों का बचपन गरीबी और मजदूरी में खो जाता है। लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में साहेब और मुकेश 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो जीवन के प्रति उम्मीदें रखते हैं। ऑथर ने बड़े ही मार्मिक व संवेदनशील तरीके से इन कैरेक्टर्स के माध्यम से गरीबी, भूख, शोषण व समाज के इन वर्गों की वेदना को रखा है। तो बच्चों, ये हमारे लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आइए अब हम इसकी समरी पर डिस्कशन करते हैं। समरी ऑफ द लेसन। साहिब वाज ए यंग बॉय। हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका. He lived in Simapuri near Delhi. Members of his family were rag pickers. Sahib used to search for something valuable or coin in the garbage heaps. Sahib full name was Sahib-e-Alam, which means Lord of the Universe. It was ridiculous for a boy for his status. He was a poor rag picker. They could not afford to have shoes or chappals. They would accept even discarded shoes. They came from Bangladesh in 1971 and lives in Simapuri. They have no sewers, no drains, and no running water facility. Their homes and fields in Bangladesh were destroyed by storm. Rag picking has become an art with rag pickers. These children look upon garbage as a hidden treasure. He likes tennis, but it is only a dream for him. He started working at a tea stall. He feels sorry to lose his freedom, but he had no plan to regain. The second story of the lesson, poor Bengal makers of Firozabad. Mukesh was one of them. His family had been making glass bangles for generations. He lives in Firozabad. Firozabad is the center of India's glass blowing industries. Families have been engaged for generations in working around furnaces making glass bangles for the women of the whole country. The children work in the glass furnaces with high temperatures. They work in the dingy cells without air and light. The work is dangerous to their minds and bodies. Children lose their eyesight
in quite early age. Author says that Mukesh's father was a poor bangle maker. He had worked hard first as a tailor and then a bangle maker. He could not renovate his house, nor could he send his two sons to school. Their houses are nothing better than hovels whose walls are crumbling. The lanes in which they live are choked with garbage and filth. The bangles maker knew nothing but only one thing, bangle making. They work hard but have to live in poverty. The bangle maker are victim of middlemen and money lenders. The police beats the bangle maker and sends them to jail if they dare to organize themselves. They have no leader among them to help them. Mukesh was a bold in that he dared to challenge the established order. He wanted to become a motor mechanic, not a bangle maker. He was a rebel as he wanted to do something different, which his caste doesn't allow, but he is determined he must fight against all odds to reach his goal. तो प्यारे बच्चों, ये हमारे लॉस्ट स्प्रिंग लेसन का इंग्लिश समरी। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। लेखिका कहती है कि साहेब एक छोटा लड़का है जिसका परिवार ढाका से आया है। उसके खेतों और घरों को तूफानों ने नष्ट कर दिया था। अब वह दिल्ली की सीमापुरी में रहता है। उसके परिवार के लोग कचरा बीनने वाले हैं। साहेब कचरे के ढेर में कोई भी कीमती वस्तु या कोई भी सिक्का ढूंढा करता है। लेखिका को मालूम चलता है कि साहेब का पूरा नाम साहेब आलम है, जिसका अर्थ पूरे जगत का स्वामी है। यह नाम उसकी हैसियत वाले लड़के के लिए हास्यास्पद है, क्योंकि वह एक गरीब कचरा बीनने वाला लड़का है और जूते व चप्पल रखने का भी सामर्थ्य नहीं रखता। वह फेंके हुए जूते स्वीकार करने को तैयार रहता है। वे बांग्लादेश से आए हैं, न उन्हें सीवर उपलब्ध है, न ही नालियां, न ही पीने योग्य पानी। कचरा बीनने वालों के हाथों में कला बन गया है। ये बच्चे कचरे को छुपे हुए खजाने की तरह देखते हैं। वह टेनिस का खेल पसंद करता है, लेकिन यह उसके लिए सपने जैसा है। वह चाय की दुकान पे काम करने लगता है। उसे अपनी आजादी खो देने का दुख है, लेकिन इसे पुनः पा लेने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इस पाठ की दूसरी कहानी फिरोजाबाद के गरीब चूड़ियां बनाने वालों की है। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। मुकेश एक युवा है जिसका परिवार पीढ़ियों से कांच की चूड़ियां बना रहा है। वह फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद मध्य भारत में कांच तपन का प्रमुख केंद्र है। कई परिवार कई पीढ़ियों से इन भट्टियों के चारों ओर कांच की चूड़ियां बनाने में लगे हुए हैं। ये परिवार पूरे भारत की महिलाओं की कांच की चूड़ियां बनाते हैं। छोटे बच्चे भी तेज ताप में इन कांच की भट्टियों के आगे धुंधली कोठरियों में बिना हवा और उजालों के काम करते हैं। ये कार्य इतना खतरनाक है कि ये बच्चे अपने दिल और दिमाग की क्षमता व आंखों की रोशनी जल्दी ही खो देते हैं। प्यारे बच्चों, लेखिका आगे कहती है कि मुकेश के पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। दर्जी के रूप में उन्होंने अपने जीवन में काफी कठोर मेहनत की है, लेकिन न तो वो अपने घर का निर्माण, न ही अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज पाए। उनके घर टूटे फूटे झोपड़े जैसे हैं, जिसकी दीवारें टूटी फूटी रहती है। उनके घरों की गलियां गंदगी से अटी रहती है। चूड़ी बनाने वाले कुछ नहीं जानते, केवल वह यह चीज जानते हैं कि वे कठोर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको गरीबी में जीवन जीना है। चूड़ी बनाने वाले साहूकार व बिचौलियों से पीड़ित है। यदि वे इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और संगठित होते हैं, तो पुलिस इनको पीटती है व जेल भेजती है। इस शोषण से मुक्ति दिलाने वाला कोई नेता नहीं। मुकेश इस शोषण के विरुद्ध साहसी व निडर है। वह पूर्व स्थापित चुनौतियों का सामना करने का साहस रखता है। यदि वह इन सबसे अलग करता है तो विद्रोही कहलाता है, जिसकी इजाजत उसकी जाति नहीं देती। लेकिन वह दृढ़ निश्चयी है और उसे सभी परिस्थितियों का मुकाबला करने अपने लक्ष्य को पाना है। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे लॉस्ट स्प्रिंग लेसन के इंग्लिश व हिंदी का अनुवाद। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रीजन ऑफ पुअर्टी एंड चाइल्ड लेबर। अकॉर्डिंग टू ऑथर, साहेब इज वन ऑफ द many boys who have taken the rag picking. They go out barefoot in search of garbage heaps. They carousing
the garbage in the hope of finding out something valuable in which they can sell in the market. These boys have to live in poverty with no useful work to do. At the most, they can find some unemployment in dangerous field of work. Their plight will be no better even there. Another reason of the bangles maker of Firozabad live in poverty. They are fatalist. They believe that they must suffer as the fate has ordained. So born in the caste of the bangle maker, they find themselves unable to do anything different. The society is indifferent to their lot. The administrations and the police join hands with the middlemen and moneylenders to keep them in a state of perpetual poverty and attempt to, on the fact of the bangle makers to organize themselves is looked upon with suspicion by exploiters. They are beaten up or thrown into jail for attempting to do. This has killed their capacity to take any initiative. They find themselves surrounded and all sided with the apathy and government and society. Child labor is a curse to both body and soul. Childhood is a time for a mental and physical growth. A child has to interact with the other children to develop himself mentally and psychologically. It is a period of physically and learning. This kind of growth is not possible if a child is engaged in labor for a long hours. Cut off from the society and large, he may become a criminal someday. Being mental and physical underdeveloped, he easily exploited and abused by others. As for the manner in which child labor can be eliminated, the removal of poverty of such families in the first step. Such children must be encouraged and even forced to join schools where education is given free. After they finish their schooling, necessary training and the financial support should be given them. All this can be done only when there is a political will to so and to enforce the laws against child labor. प्यारे बच्चों, जैसे कि अनीस जंग जो हमारी इस लॉस स्प्रिंग पाठ की लेखिका है, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया है कि हम समाज में गरीबी और बाल मजदूरी को हम कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हम सबसे पहले तो हम इन बच्चों में इस तरीके का आत्मसंचार करें, बच्चों में हमेशा बच्चों को इस तरीके से जागृत करें और इन बच्चों को समाज स्वीकार करें। राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा हम इन बच्चों में शिक्षा को उपलब्ध कराएं, जिससे कि इनमें आत्म संचार का भाव जागृत हो और इस समाज की मुख्य धारा से ये जुड़ सके। तो प्यारे बच्चों, ये है लॉस स्प्रिंग के साहिब और मुकेश, जिनके माध्यम से ऑथर ने सोसाइटी के वीकर सेक्शन के पेन और सोलो को बड़े ही संवेदनशीलता से आप और हम सबके सामने रखा है और उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन बहुत पसंद आएगा। आइए अब हम लेसन में आए डिफिकल्ट वर्ड्स को हम समझते हैं। गार्बेज, कूड़ा व कचरा, स्क्राउजिंग, खोजबीन करना, डम्स, ढेर, ट्रेडिशंस, परंपराएं, बैरफुट, नंगे पैर, डिजोलेशन, उजाड़, फर्नेसेस, भट्टियां, इल्लेगल, गैरकानूनी, अनाउंसेस, जोर से बोलना, यूनिवर्स, विश्व, रोम्स, भटकना, बैरफुट, नंगे पैर, सेल्फ, टाक, सफल्स, इधर उधर घसीटना, ओन्ड, स्वामित्व रखना, ट्रेडिशंस, परंपरा, एक्सक्यूज, बहाना, परपिचुअल, स्थायी, प्रिस्ट, पुजारी, ड्राउंड, डूबा हुआ, पैंटिंग, हापता हुआ,
रैक पिकर्स, कचरा इकट्ठा करने वाले, मेटाफोरिकली उपमा की दृष्टि से स्क्वैटर्स, सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले, वाइल्डरनेस, सुनसान, स्ट्रक्चर, घर की झोपड़ियां, सुईज, गंदे पानी का निकास, ड्रेनेज, जमीन के अंदर गंदे पानी आदि की पाइपों की व्यवस्था, आइडेंटिटी, पहचान, परमिट्स, आज्ञा पत्र, सर्वाइवल, जीवन, एचिंग, दर्द करता हुआ, टेटर्ड, फटी हुई, पिच, गाड़ देते हैं, ट्रांजिट, अस्थाई, फाइन आर्ट, ललित कला, इको, दोहराते हैं, लैमेंट, विलाप, इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता, कोऑपरेटिव, सहकारिता, मिडिलमैन, बिचौलिए, एपिथी, उदासीनता, बैगेज, बोझ, डेर, चुनौती देना, एम्ब्रेसमेंट, शर्मिंदगी, कंटेंट, संतुष्ट, हर्टलिंग डाउन, तेजी से दौड़ती हुई। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे लॉस स्प्रिंग पार्ट में आए हुए हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स। आई होप इस पाठ के माध्यम से आपने जीवन के उन पीड़ाओं को, दुखों को, वेदनाओं को, उन बाल मजदूरी को, उन बाल मन की उन सुलभ चेष्टाओं को आपने जाना होगा और सीखा होगा। आई होप मैं पुनः आपसे कहता हूं कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, ये था आपका अंग्रेजी पाठ लॉस्ट स्प्रिंग। ये आलेख और प्रस्तुति आपके अध्यापक श्री नीरज महाराजा की थी। सुनते रहिए शिक्षा वाणी और पढ़ते रहिए आपकी पाठ्य पुस्तकें, और हाँ, सुरक्षित भी रहिए इस माहौल में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शिक्षावाणी कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और कल हम फिर से हाजिर होंगे मनोरंजक कहानी के साथ, आपके पाठ के साथ। बच्चों, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। कोरोना भी गया नहीं है ना? तो भाई अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, सैनिटाइजर का यूज करना है और मास्क तो जरूर पहनना है और उचित दूरी बनाकर बैठना है ना बच्चों? कहते हैं ना बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए आपके सभी विषयों पर जानकारी लेकर आते रहेंगे और आपकी मीना की कहानी के द्वारा आपका मनोरंजन भी करवाने का हम प्रयास करते रहेंगे। परंतु अब दीजिए आपकी दीदी समता को अनुमति। फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। जय हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षा वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है।